इंतहा पसंदी को किसी एक शोबे के साथ नहीं जोड़ा जा सकता और उसकी वजह से रूनुमा होने वाले नाखुशगवार और तकलीफदेह जराइम को भी हम किसी मखसूस इलाके या गिरोह के जिम्मे नहीं लगा सकते। हाँ, ये ज़रूर कहा जा सकता है कि हमारे मुआशरे को तवील मुद्दत से जिस दहशत गर्दी का सामना था उसकी वजह से मुआशरे के मुख्तलिफ शोबों में शिद्दत पसंदी की भी तरवीज हुई। ये शिद्दत पसंदी आम अफराद पर इतनी ज़्यादा गालिब आई कि मामूली बातों पर लड़ाई झगड़े भी बढ़े और एक दूसरे की जान लेने का सिलसिला शुरू हुआ। 17 मई 2009 को रात 1 बजे मोहम्मद अब्बास नामी शख्स पर अपनी बीवी को गैरत के नाम पर कत्ल करने का इल्ज़ाम लगा। मकतूला के भाई ने पुलिस को इत्तला दी थी कि उसकी बहन को उसके शौहर ने कत्ल कर दिया है। मुलजिम के खिलाफ ननकाना साहब के सेशन जज की अदालत में मुकदमे की समाअत हुई और उसे सजाए मौत के साथ ये हिदायत भी की गई कि वो मकतूला के कानूनी वर्सा को 50,000 रुपये मुआवजा अदा करे। मुअज़्ज़ज़ जज ने इस वाक़े पर अफसोस का इजहार किया था कि ख़वातीन के खिलाफ जराइम की हौसला शिकनी के लिए काफ़ी काम नहीं किया जा रहा और पाकिस्तानी मुआशरा इंतहा पसंदी और तशद्दुद की लपेट में आ चुका है। इस वारदात को हुए लगभग 11 साल बीत गए और इस वारदात से कबल 2016 में पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने गैरत के नाम पर कत्ल और ज़्यादती से मुताल्लिक 2 बिल मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर कर लिए थे। बिल के तहत गैरत के नाम पर कत्ल के मुकदमात को नाकाबिले तस्फिया करार दिया गया था और मुजरिम करार दिए जाने वाले शख्स को उम्र कैद से कम सज़ा ना देने की सिफारिश की गई थी। इसके बावजूद गैरत के नाम पर ख़वातीन के कत्ल में ना तो कमी आ सकी और ना ही इनफरादी तौर पर आम अफराद ये बात समझ सके कि किसी खातून पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर उसे कत्ल करने की क्या सज़ा हो सकती है। जराइम का तज्जिया या उन्हें रिपोर्ट करने वाले आजकल जहां जाते हैं उन्हें रिश्तों के तक़द्दुस की पामाली या मुबैना ज़्यादती के वाक़यात ही देखने और सुनने को मिलते हैं और कहीं बेटे बेटियों, माँ बाप, बहन भाइयों के कत्ल की वारदातें सामने आती हैं। ऐसे वाक़यात की रोकथाम तब तक मुमकिन नहीं जब तक इनफरादी तौर पर हर शख्स ये बात ना समझ ले कि कोई भी जुर्म करने वाला कभी महफूज नहीं रह सकता और वो दूसरों के साथ अपनी ज़िंदगी को भी दांव पर लगा देता है। गुज्जर खान के रिहायशी रईस नामी नौजवान को भी कत्ल कर दिया गया। पहले इस कत्ल का इल्ज़ाम उसी के सगे भाई पर लगाया गया जो रईस के वालिद ने ही लगाया था, लेकिन बाद में इस मुकदमे के मुद्दई को तब्दील कर दिया गया। असल कातिल पकड़ा गया तो उसने ऐसे इंकिशाफात किए जो नाकाबिल यकीन थे। आइए जानते हैं कि असल कातिल कौन था और उसके साथ कौन कौन शामिल हो सकता है। थाना गुजर खान पुलिस को इत्तला मिली कि रईस नामी शख्स अपनी बीवी इकरा के साथ अस्पताल गया था। इकरा ने पुलिस को बताया कि वो दवा लेने अस्पताल के अंदर गई तो उसका शौहर बाहर अपनी गाड़ी में बैठा था, लेकिन जब वो दवा लेके अस्पताल से बाहर आई तो ना ही गाड़ी थी और ना ही उसका शौहर। ये हमें जो इत्तला मिली थी एक कत्ल के बारे में कि मकतूल रईस अपनी वाइफ इकरा यास्मीन के साथ दवाई लेने अपने करीबी हॉस्पिटल में गए और वाइफ को दवाई लेने के लिए जब अस्पताल में गई तो वो कहती जब मैं बाहर निकली तो खामद मेरा मौजूद नहीं था, ना उसकी गाड़ी मौजूद थी। ये 15/8/20 को खालिद महमूद ने एक तहरीरी दरख्वास्त दी कि मेरा बेटा जो है ना वो अपनी बीवी के साथ मल हॉस्पिटल गया है तो मेरी जो बहू है वो अंदर चली गई है हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब के पास। जब वापस आई है तो ना गाड़ी थी और ना ही मेरा बेटा था, किसी ने अगवा कर लिया। मकतूल के बाप खालिद ने पुलिस को बताया कि जब वो अपनी गाड़ी में जा रहा था तो वो भी उसके पीछे था। एक दरबार के करीब 2 मोटरसाइकिल सवार आए और उसका पीछा किया। कुछ दूर जाकर उन्होंने रईस को गोलियां मार दी। खालिद के मुताबिक ये गोलियां रईस के भाई कैसर और उसके साले ने मारी थी। जो मकतूल का वालिद है जो एफआईआर में वो स्टेटमेंट दे रहे कि खालिद के मेरे बेटे को जब वो अपनी गाड़ी में जा रहा था तो उसका पीछा करते हुए 2 मोटरसाइकिलों पे 2 नौजवान आए। हम भी उनके पीछे जा रहे थे
तो एक वीरान सी जगह पे एक दरबार के पास जब वो पहुंचे तो वहाँ से निकल के यदि मकतूल के सगे भाई ने उस पर फायर किया, और दूसरा इनका इल्ज़ाम था कि जो कैसर का साला लगता है उन दोनों ने फायर करके कत्ल कर दिया। थाना गुज्जर खान के एक शख्स की जानिब से दरख्वास्त दी गई थी कि उसके बेटे को कत्ल किया गया है। ये वारदात उसके सामने हुई जिसमें उसका दूसरा बेटा कैसर और उसका साला बशारत शामिल था, जिस पर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन ये साबित ना हो सका कि कत्ल उन्होंने ही किया है। मकतूल रईस के बाप की दरखास्त पर थाना गुजर खान पुलिस ने मुकदमे का अंदराज कर लिया और रईस और उसके साले को गिरफ्तार कर लिया, मगर तफ्तीश के दौरान ये साबित न हो सका कि रईस को उसके भाई ने कत्ल किया है। FIR हो गई, प्रोसेस चलता रहा। बाद में हमें इतला मिली कि बल्कि मकतूल के दादा ने उसमें उन्होंने अपने सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में बताया कि हमें मकतूल की बीवी पे कोई शक शुबा है, आप इसको ज़रा उस तफ्तीश के नज़र से भी अपना प्रूव करें, और ये जो बेगुनाह कैसर पे इल्ज़ाम है अपने दूसरे सगे बेटे पे, वो उसमें बेगुनाह है। उस पे मुकदमा दर्ज हुआ और तफ्तीश मुकदमा अमल में लाई गई। बाद में उसके खालद के हालात वाक़यात और उसकी बहू के को मशकूक पाए गए, जिस बिना पर हर दो मुलजमान जो है ना दौरान तफ्तीश वकूअ में शामिल होना नहीं पाए गए और बेगुनाह तस्वर किए गए। कैसर के अपने बाप के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं थे और वो अपने बाप से अलग रह रहा था। कैसर के बेगुनाह होने के बाद पुलिस ने खालिद से पूछगछ का इरादा किया तो उसने और रईस की बीवी ने अबूरी जमानत करवा ली। इस पे शुरू में इल्ज़ाम था कैसर पे, वो तफ्तीश के दौरान वाकई बेगुनाह पाया गया। शायद कि हमने डाटे वगैरह भी लिए और उसकी मुकम्मल इकरा के और उसके जो है ना वो पड़ताल की और तफ्तीश की। रईस और कैसर के दादा ने पुलिस से राब्ता किया और बयान दिया कि उसे शक है कि ये कत्ल कैसर ने नहीं बल्कि रईस की बीवी इकरा ने शाहिद नामी शख्स के साथ मिलके किया है, जिसके साथ उसके ताल्लुकात थे, लेकिन शायद कोई और भी था जो इस मामले में शामिल था। जब कैसर जेल में था तो रईस और कैसर के दादा ने पुलिस से राब्ता किया कि रईस का असल कातिल उसका भाई कैसर नहीं है, बल्कि उसे शक है कि यह कत्ल इकरा ने अपने आशना शाहिद के साथ मिलकर किया है, जिसके साथ उसके ताल्लुकात थे। तो इस दौरान तफ्तीश में ये बात सामने आई कि मकतूल की बीवी ने, जो मैं बाद में इंकिशाफ में पता चला कि शाहिद नाम का लड़का था, उसके साथ मिल के बीवी ने और इसको कत्ल किया है। उसके वालिद ने एक एप्लीकेशन दी कि मुझे शुबा है कि ये कत्ल मेरे पोते का कत्ल उसके बाप और उसकी बहू इकरा यास्मीन और एक शायद लड़का है, इकरा यास्मीन और मेरा फ़ोन पे रब्ता रहा है। जब ये दुकान पे होते थे रईस और ये इसका वालिद खालद, तो वो मुझे अक्सर जो है ना वो बुला लेती थी घर में जब बुलाती थी मैं जाता था, उससे मुलाकात करता था। फिर उसने मुझे मजबूर किया कि आप जो है ना मुझसे शादी करो, क्योंकि मैं शादीशुदा नहीं था। उसने मुझे मजबूर किया, काफ़ी दफ़ा कहा कि रईस को आप ख़त्म कर दें। इस कत्ल में एक तीसरा शख्स भी शामिल था जिसका बज़ाहिर इस वारदात से कोई ताल्लुक नहीं था, मगर कत्ल से गहरा ताल्लुक था। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम आपको बताएंगे कि उस तीसरे शख्स ने इस कत्ल में क्या किरदार अदा किया और वो कौन था। तब तक आप समा के साथ रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। वक्फे से पहले आप देख रहे थे कि गुज्जर खान में एक नौजवान पर अपने भाई के कत्ल का इल्ज़ाम लगाया गया। जब पुलिस ने तफ्तीश का दायरा बढ़ाया तो इस वारदात में और लोग भी मुलव्विस पाए गए। इस सिलसिले में जब शाहिद नामी लड़का गिरफ्तार हुआ तो उसने इकरा के साथ अपने ताल्लुकात का एतराफ़ कर लिया और बता दिया
कि ये कत्ल कैसे हुआ। उसने ये भी बता दिया कि जिस पिस्तौल से उसने कत्ल किया था वो पिस्तौल रईस के बाप का था। शाहिद गिरफ्तार हुआ तो वो ज्यादा देर पुलिस से मामले को ना छुपा सका और पुलिस को बता दिया कि रईस को उसी ने गोलियां मारी थी और इस काम के लिए उसे रईस की बीवी इकरा ने कहा था। वही रईस को बहाने से अस्पताल लाई थी। पहले शाहिद ने रईस को गोलियां मारी, फिर पिस्तौल इकरा को दिया। उसने भी रईस पे गोली चलाई। उसमें जब वो मेन मुलजिम तक हम पहुंचे तो उसने बताया कि जी मैं उनके घर ग्रिल लगवाने गया, उनके साथ वो तलक बन गया। फिर उसके बाद मैंने उसके कहने पे ये कत्ल किया। तो वहाँ से फिर असल सारी बात सामने आ गई कि ये कत्ल किस तरह किया गया। इकरा यास्मीन ने बोला कि मैं इसको मल हॉस्पिटल के लिए ले जाऊंगी, तो आगे दरबार पे भी रोडे शाह दरबार है, जंगल में है, वहाँ पे ले जाऊंगी, आप वहाँ पहुँच जाना। मैं पिस्टल जो है वो मुझे इसने इकरा यास्मीन ने दिया था, जो कि खालिद का है। तो मैंने तक उसको कहा कि मेरे पास पिस्टल नहीं है। उसने 6 गोलियां भी दी और पिस्टल भी दिया। वहाँ पे मैं इंतज़ार कर रहा था। जब गाड़ी पहुँची है 2 फायर मैंने किए हैं और एक इकरा यास्मीन से मैंने कराया कि ये मेरा राज फाश न करे। शाहिद ने यह भी इंकिशाफ किया कि इकरा ने उसे कहा था कि वो रईस को कत्ल कर दे तो उससे शादी कर लेगी। इनकी इस प्लानिंग के बारे में रईस का बाप खालिद पहले से जानता था, बल्कि इकरा ने शाहिद को जो पिस्तौल लाकर दिया था वो पिस्तौल इकरा ने रईस के बाप खालिद से ही लिया था। पुलिस तफ्तीश में ये बात सामने आई कि रईस का बाप भी रईस को कत्ल करना चाहता था और ये काम शाहिद से करवाया गया। खालिद ने इस कत्ल का इल्जाम दूसरे बेटे कैसर पर लगाया था, जो बाद में बेगुनाह साबित हुआ। तीनों मुल्जिमान ने अपनी ख्वाहिशात की कीमत रईस के खून से अदा करने की कोशिश की और इंसानी रिश्तों को बुरी तरह पामाल किया। ऐसे मुल्जिमान के लिए अगर सख्त से सख्त सजाएं तजवीज की जाएं तो इस किस्म की सोच के हामिल अफराद जुर्म करने से पहले कई मरतबा सोचेंगे। कैमरामैन फरहान शहजाद के साथ नईम जंजुआ, समा, गुजर खान। कहते हैं कि गुस्सा हराम है और तैश में आकर किया गया कोई भी फैसला कभी भी किसी के लिए फायदेमंद नहीं साबित हुआ। कराची के एक इलाके में मेहनत मजदूरी करने वाला शख्स जब अपने घर में दाखिल हुआ तो वहां उसकी बीवी के अलावा एक अजनबी भी मौजूद था। इस सूरत हाल में वो अपने जज्बात पर काबू ना रख सका और तैश में आकर उसने वो कर डाला जो उसको नहीं करना चाहिए था। एक मजदूर मेहनत कश से कातिल कैसे बना, आइए जानते हैं। इंसान को हालात भी मुजरिम बना देते हैं और इंसान ना चाहते हुए भी वो कर गुजरता है जिससे वो दामन बचाकर चल रहा होता है। कराची के सुजानी टाउन पुलिस के हाथों गिरफ्तार इस अरशद के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, जिसे मुबैना तौर पर हालात ने कातिल बना दिया। कराची के इलाके सुजानी टाउन सेक्टर 4D में नाहिद और सलमान को छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया गया था, जिसके बारे में बादशाह मालूम हुआ कि दोहरे कत्ल की इस वारदात में मकतूला का शौहर अरशद मुलव्विस था, जिसे पुलिस ने मौके से ही इलाका मकीनों की मदद से गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम अरशद के मालिक मकान मोहम्मद असलम का कहना है कि उसने चंद माह कबल ही मुलजिम अरशद को मकान किराए पर दिया था। तो ये मेरे किराएदार थे और इसके रिश्तेदार जो है मेरे करीब जानने वाले हैं, पुराने हैं, उन्हीं की मार्फत से मैंने मकान दिया और मियाँ बीवी का आपस का मसला था। कोई पता नहीं मुझे क्या इनके अंदर का क्या मामूल है, मुझे इल्म नहीं था इस चीज़ का। किराएदार है मेरे। मुलजिम अरशद को जब पुलिस गिरफ्तार करके थाने लाई तो उसने अपने जुर्म का खुद ही एतराफ़ कर लिया। उसका कहना था कि हालात ने उसे ऐसा करने पर मजबूर किया। मुलजिम अरशद के मुताबिक वो पहले लांडी के इलाके में अपने अहले खाना के साथ रहता था, जहां मुबैना तौर पर उसकी बीवी के उसी गली में रहने वाले सलमान नामी लड़के से दोस्ती हो गई। उसे जब इस बात का पता चला तो उसने अपनी बीवी को समझाया और उसे मना किया, जो होना था वो हो गया है, अब वो इन तमाम चीज़ों से बाज आ जाए। तकरीबन 3 साल से था। मैंने जब ये सिस्टम हुआ, मैंने एक दफ़ा इनको पकड़ा तो इसकी वालदा के सामने मैंने हाथ जोड़ के बोला कि देखो बाजी, तुम्हारे घर से चिंगारी निकल के मेरे घर को जला रही है, इस मामले को कंट्रोल करो।
तो अब मेरा समझा सकता था मगर नहीं समझ में आया। उसके बाद मैंने इसको फिर इसके साथ देखा तो मैंने फिर अपनी वाइफ को थोड़ा सा चमाटे मारे, चमाट वगैरह मार के ये लड़के अपने घर आ गई, अपने भाई के पास आ गई। तो भाई के पास आने के बाद फिर हमारी सुलह हो गई। फिर हम लोगों को यहाँ पर रहने के लिए घर ले लिया कि चलो दूर रहेंगे सही रहेंगे। कहते हैं कि कोई भी नाखुशगवार वाकया यकायक पेश नहीं आता, बल्कि उसकी कई वजूहात होती हैं। शौहर ने अपनी बीवी के साथ उस शख्स को पहली बार नहीं देखा था, बल्कि ये सब कुछ पहले भी कई बार हो चुका था। ना सिर्फ मुल्जिम ने मकतूल के वालिद से शिकायत की थी, बल्कि वो अपना घर छोड़कर दूसरे इलाके में भी रहने लगा था। मुल्जिम का कहना है कि उसके समझाने के बावजूद उसकी बीवी और सलमान नामी लड़का बाज नहीं आए। इन हालात के बाद उसने सलमान की वालदा से भी इस बारे में बात की, लेकिन सिलसिला जूं के तूं जारी रहा। इन तमाम हालात के बाद उसने तंग आकर लांडी का मकान छोड़कर सुजानी टाउन में रिहाइश इख्तियार कर ली। मुल्जिम का कहना है कि उसे सुजानी टाउन में टायर पंचर का ठिया लगा लिया था, जहां वो मजदूरी करके अपने घर वालों का पेट पाल रहा था। मैं सीधा साधा अपना पंचर की दुकान है, उस पर काम करता हूँ। 200, 300, 400 रुपये का काम होता था। उसमें जैसे जैसे सब्र शुक्र से गुजारा करते थे, मगर इस मसले को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। वाकई वाले रोज वो खाना खाने घर आया तो उसने अपने घर में सलमान को देख लिया, जिस पर वो अपने गुस्से पर काबू ना पा सका और उसने अपनी बीवी और उसके दोस्त दोनों को छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया। मैंने 1-2 दफ़ा इनको पकड़ा भी, मगर मैंने अपनी वाइफ को बहुत समझाया कि देखो ये गलत है, बच्चों का साथ है, ऐसा नहीं करो, अपनी जो ज़िंदगी है उसे गुजारो। चलो तुमने गलती कर दी, इंसान भटक जाता है, मगर ये है कि आइंदा ख्याल करो, बच्चों को देखो। मगर नहीं, बच्चों की तरह समझाया, हर लिहाज से सहाया, हर चीज़ समझाया, मगर नहीं माना। फिर मैं इसको लांडी से यहाँ ले आया। यहाँ लाने के बाद मैंने इसको यहाँ पर रखा है, मगर फिर इसने वही सिस्टम शुरू कर दिया। अभी मैं खाना खाने घर की तरफ आया हूँ तो वो लड़का मौजूद था, मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ और मुझसे ये अमल हो गया। इसलिए लिहाजा ये कि अब जो मैंने जुर्म तो किया है और अब जो है वो अल्लाह मालिक है। अब जो होगा देख लेंगे कि क्या होगा, क्योंकि गलती तो हो चुकी है। मेहनत कश ने गुस्से में जो कदम उठाया, उससे एक तरफ तो वो कातिल बन गया और उसके 2 बच्चों का मुस्तकबिल भी तारीक हो गया, जो इस बात की निशानदेही करता है कि मियाँ बीवी की गलतियों की वजह से ही उनकी औलाद का मुस्तकबिल भी दाव पर लग जाता है और 2 खानदानों के दरमियान भी एक दीवार खड़ी हो जाती है। मुल्जिम अरशद का कहना है कि हालात ने उसे मुजरिम बना दिया। उसकी बीवी अगर उसकी बात मान जाती और वो सलमान से ताल्लुक तोड़ देती तो शायद वो कातिल न बनता। मकतूला नाहिद की एक बेटी और बेटा है। मुल्जिम का कहना है कि इस वाक़ये के बाद उसके बच्चे दरबदर हो गए हैं, जिसका उसे अफसोस है। अब उनका क्या होगा उसे कुछ नहीं मालूम। मेरी 17 साल की है, उसका नाम फरीशा है, और बेटा मेरा अब्दुर्रहमान नाम है उसका, वो 14 साल का है। ये मुझसे जुर्म हो गया। अब अल्लाह मालिक मेरे बच्चों का देखो क्या होता है। ये कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सका, कब तक बर्दाश्त करूं। 3 साल से मैं इसके घर वालों को भी बोला, इसके भाई को भी बोला, इसकी माँ को भी बोला, मगर इसका रिज़ल्ट कुछ नहीं आया। आखिर में क्या हुआ, इनकी वजह से मैं मुल्जिम बन गया। गिरफ्तार होने वाले मुल्जिम का ये भी कहना था कि ये सिलसिला 3 बरस से जारी था और पुलिस ने मुल्जिम से आला कत्ल भी बरामद कर लिया है। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ सालिक शाह, समा, कराची। कत्ल की हर वारदात के पीछे कोई ना कोई कहानी जरूर छुपी होती है, मगर सबसे खौफनाक वारदातें ऐसी होती हैं जिसमें कातिल के हाथों उसका कोई करीबी अजीज या रिश्तेदार अपनी जान से चला जाए और उस घर से जुड़े बहुत सारे अफराद मुख्तलिफ मसाइल में घिर जाते हैं। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने अख्ताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है CSSama.tv। इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।